दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। जैसा कि दोस्तों कल हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट आज प्रेशर में रह सकता है, क्योंकि कल हमने एक न्यूज़ देखी थी जिसमें ट्रंप ने कहा था कि हम कर चुके हैं रिजेक्ट ईरान के प्रपोजल को। ईरान ने भी काफ़ी बड़ी धमकियां दी थी और उसके साथ में ब्रेंट के जो प्राइस थे वो स्काई रॉकेट हो गए थे। तो उसका रिएक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, निफ्टी में 180 पॉइंट की गिरावट के साथ में। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन स्टिल आप यहाँ पे नेगेटिवली क्लोजिंग देख सकते हैं निफ्टी की 180 पॉइंट्स यानी 0.74% के साथ में। यूएसडी आज भी स्ट्रांग रहा, रुपीस के कंपैरिजन में 95 के ऊपर ये आ चुका है। निफ्टी बैंक की बात करें 1% का ड्रॉप। मिड कैप ने भी गिरावट को दिखाया, स्मॉल कैप भी आज नीचे आके बंद हुए। मैक्सिमम जो कंपनीज उनके स्टॉक्स आज नीचे जाके बंद हुए। सेक्टर्स को देख लेते हैं तो आईटी प्लस में था, फार्मा ठीक था, बाकी सब कुछ लाल निशान में बंद होता है, जिसमें मेटल, सरकारी बैंक्स, रियल्टी सबसे ज्यादा पिटते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या सिचुएशन अभी के समय मार्केट की, और इस सिचुएशन में किस तरह के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ट्रंप ने अर्ज किया है तेहरान को गिव अप करने के लिए, यानी ईरान को गिव अप करना चाहिए, हार मान जानी चाहिए, ये ट्रंप ने कहा है। इसराइल ने 9 लोगों को मारा लेबनान में, तो इसराइल के अटैक जारी है। फिलहाल ट्रंप ने ये रोका है कि इसराइल अटैक नहीं करे, लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं लेबनान के ऊपर अटैक पे अटैक होते जा रहे हैं। साथ में यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यूएस ने जितना भी ब्लॉकेड किया, जितनी भी मेहनत की, वो सब मेहनत पानी में जा रही है। शेडो फ्लीट के जरिए, शेडो फ्लीट क्या होता है उसको आगे चल के अपन देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईरान ने एक तरीका निकाल दिया कि यूएस का जो ब्लॉकेड है हॉर्मुज के अंदर, उससे पार कैसे निकला जाए, ब्लॉकेड होने के बाद भी हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, हम हमारे सामान को बाहर दूसरे देशों में कैसे बेच सकते हैं। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि शेडो फ्लीट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले एक ग्रुप होता है जहाजों का जो अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर लेते हैं, यानी अपनी जो पहचान है उसको छुपा लेते हैं, फेक नेम्स को यूज करते हैं, फेक झंडों को यूज करते हैं, और ट्रैकिंग जो सिस्टम होता है उसको बंद कर लेते हैं। अब वैसे तो ये काफी रिस्की है, अटैक हो सकता है यूएस की तरफ से जहां भी उनको कंफ्यूजन लग रही है, लेकिन स्टिल आप देखोगे तो यहाँ पे ये रिस्की डिसीजन लिया जा चुका है। साथ में देखिए दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे किया क्या है, डिसेबलिंग कर दी है ट्रैकिंग को, स्विच ऑफ कर दिया है जीपीएस को और जो सिग्नल्स होते हैं उनको, और साथ में इनविजिबल ये हो चुके हैं, मिसलीड ये करते हैं ट्रैकिंग सिस्टम को, जिससे समझ में आता नहीं है कि ईरान के शिप है या फिर यूएस के या फिर किसी और कंट्री के। साथ में आप देख सकते हैं शिप टू शिप ट्रांसफर यहाँ पे होता है, ऑयल ट्रांसफर होता है एक शिप से दूसरे शिप में, ओपन सी यानी समुद्र के अंदर ही। इससे क्या होता है, ओरिजिनल जो सोर्स होता है ऑयल का वो हाइड हो जाता है कि ये किसने बेचा है, ये किसके शिप में किसका ऑयल है। तो ये सब चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ये जो ईरान है ये शेल कंपनीज बना देता है। शेल कंपनीज यानी ऐसी कंपनी जो फेक कंपनी है और उसको सप्लाई किया जाता है, फिर वो जो कंपनीज है वो बाकी जो कंपनीज उनको सप्लाई कर देती है। ऑल्टरनेटिव रूट्स निकाल लिए जा चुके हैं। इतनी सारी मेहनत की है किस लिए, ताकि चीन को ऑयल बेचा जा सके। एक डेटा मैंने आपको दिया था जिसमें हमने देखा था कि ईरान अभी इसमें काफ़ी अच्छी कमाई कर रहा है एक्सपोर्ट करके। तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि इस तबाही में कैसे ईरान एक्सपोर्ट कर सकता है, कैसे कमाई कर सकता है। तो उसके पीछे का यही लॉजिक है, यही कारण है कि किस तरह से ईरान अपने ऑयल को सप्लाई करता है, किस तरह से अपने ऑयल को एक्सपोर्ट करता है। और जो मेजर बायर है वो चीन है, और चीन को डिस्काउंट में तेल अवेलेबल हो रहा है, तो चीन भी यहाँ पे चाहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चले, क्योंकि अल्टीमेटली फायदा इसमें ईरान का ही है और चीन का है। साथ में आप देख सकते हैं कुछ एशियन कंट्रीज हैं, इंडिया का नेम यहाँ पे तो है नहीं, जो परचेज करी इस तेल को, क्योंकि डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। ये रिस्की है, लेकिन स्टिल यहाँ पे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि डिस्काउंट प्राइस पे है, और ईरान भी रिस्क लेकर इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ईरान को कोई प्रॉब्लम है नहीं और ईरान को अल्टीमेटली फायदा है, तो ईरान इस वॉर को कंटिन्यू कर सकता है। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, इन्होंने कहा है कि एक नया चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है गल्फ में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और ये ब्राइट फ्यूचर के साथ में होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रेजेंस नहीं होगी यूएस की। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन आ चुका है, हम इसी को एक न्यूक्लियर वेपन के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि हॉर्मुज अगर इनके कंट्रोल में है तो ईरान कुछ भी किसी से भी करवा सकता है, यूएस को भी घुटनों पे ला सकता है।
ठीक है, हम यहाँ से ये लेके चल सकते हैं कि वॉर कंटिन्यू चलेगी, काफ़ी लंबी चलेगी, क्योंकि ट्रंप जब तक कुछ हासिल नहीं कर लेता, अपनी ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर लेता, जब तक ट्रंप रुकेगा नहीं। और अभी तक ट्रंप ने ऐसा कुछ किया नहीं है जिससे ट्रंप की ईगो सेटिस्फाई हुई हो। अब इसी बीच में देखिए दोस्तों, ब्रेंट के प्राइस को देखते हैं। यहाँ पे गिरावट के साथ में अभी चल रही है परफॉर्मेंस, 3.5% की प्रॉफिट बुकिंग है। इतना चढ़ने के बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक यहाँ पे किया जा चुका है। कुछ बड़ी खबर है नहीं, होगी तो आगे वाली वीडियोस में अपन कवर करेंगे। बाकी टेक्निकली आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई है उसके भी ऊपर ब्रेंट जा चुका है, विच इज़ नॉट गुड। ये मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि रशिया और यूक्रेन में किस तरह ऑयल ऊपर गया था, और तकरीबन कितने साल लग गए थे, 3-4 साल लग गए थे ऑयल को वापस नीचे सेटल होने में। और उस बीच काफ़ी इंडस्ट्रीज वीक हुई थी, इन्फ्लेशन काफ़ी ऊपर गया था, रेट हाइक हुई थी, एफआईएस के पैसे निकले थे। तो वही सिचुएशन यहाँ पे रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि ब्रेंट का जो प्राइस है वो ऊपर चला गया $126 पर बैरल के आसपास, और ये वॉर टाइम का हाई अभी लगा चुका है। तो ये अच्छी खबर नहीं है। सो निफ्टी में इतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि डीआईएस के पास में काफ़ी अभी सपोर्ट है मार्केट को संभालने का। और एक चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि जब तक कुछ अब मेजर अटैक नहीं होगा, जब तक ज़्यादा कुछ खास मार्केट इसको वैल्यू देगा नहीं। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट के अंदर प्रेशर रहेगा, और प्रेशर आप साफ साफ देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर। पहले हमने ये रेसिस्टेंस देखा था, इसको निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया। आज हम देख सकते हैं कि अगले सपोर्ट यानी इस ब्लू लाइन पे निफ्टी आ चुका है। ठीक है, सो यहां से अगर निफ्टी गिरता है तो इसका मतलब होगा लोअर हाइज और लोअर लो का लेवल, जिसमें हम निफ्टी को इस तरह से परफॉर्म करता हुआ देख सकते हैं। सो ब्रॉडर मार्केट की बात करें या ब्रॉडर पोर्टफोलियो की बात करें, तो वहां पे तो कुछ खास होने की उम्मीद नहीं है जब तक ये जो प्रॉब्लम से ये सॉल्व नहीं हो जाती है। लेकिन स्टॉक्स की बात करें तो यस, जो भी कंपनीज अच्छे नंबर्स दे रही है, अच्छे आउटकम्स आ रहे हैं, उनके स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनती जा रही है। कल के फर्स्ट वीडियो में कुछ कंपनीज मैंने आपको बताई थी एग्जाम्पल के रूप में कि जिनके स्टॉक्स में अच्छी तेजी बन सकती है, बन रही है, क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, आउटकम अच्छा आ रहे हैं। ऐसी कुछ दो कंपनीज को देखते हैं वापस से। फर्स्ट कंपनी एमटार, कितनी तेजी बनी आज के दिन, 18% की तेजी बनी, एक दिन में 18% ऊपर है। क्या वैल्यूएशन है, 323 की वैल्यूएशन है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता चुका हूं कि जिन भी कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा है और उनके स्टॉक्स अभी भाग रहे हैं, उनके स्टॉक Q4 अच्छे आने की एक्सपेक्टेशंस में चल रहे हैं। अब वहां पे Q4 अच्छे आते हैं तो ठीक है, अच्छे नहीं आते तो स्टॉक वहां से क्रैश करेंगे। तो इस टाइम से यहां तक का जो फायदा है वो ट्रेडर उठा रहे हैं। ऐसी एक और कौन सी कंपनी है उसको आगे चल के देखते हैं इसके बाद में। सो फर्स्ट आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट थे, 38% के साथ में ईपीएस बीट था। सबसे बड़ी न्यूज ये है कि इसका जो क्लाइंट है जिसके थ्रू इसको काफी बड़े ऑर्डर मिले हैं, जिसकी वजह से एमटार के नंबर्स अच्छे आए हैं, एमटार का स्टॉक चला है, उस क्लाइंट का नाम है ब्लूम एनर्जी। कल इसका स्टॉक 27% ऊपर चला गया था, क्योंकि अच्छे ऑर्डर इसको मिले हैं। अब मार्केट ये एंटिसिपेट कर रहा है, ये सोच रहा है कि ब्लूम के जो ऑर्डर है वो अब एमटार की तरफ आने वाले हैं, क्योंकि एमटार ही ब्लूम का काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पे एमटार के लिए अच्छी यहाँ पे एक सेंटिमेंट बनता जा रहा है। ब्लूम के स्टॉक को देखने चले तो 33% ऊपर चला गया था, ये पिछले 2 दिन की बात है। ठीक है, तो अच्छी तेजी यहाँ पे बनी है ब्लूम के स्टॉक के अंदर। और एमटार की बात करें तो एमटार के अंदर भी अच्छी तेजी, यहाँ पे जब गिर रहा था वॉल्यूम काफ़ी लो थे, लेकिन जैसे जैसे नंबर्स अच्छे आते गए आप देख सकते हैं वॉल्यूम अच्छे आए और उसके बाद में काफ़ी बड़ी तेजी यहाँ पे बनी है। ऐसी कंपनी के स्टॉक्स को ब्रेकआउट पे भी देखा जाए तो भी अच्छे रिटर्न्स आ जाते हैं। सो ब्रेकआउट में उन्हीं कंपनीज को देखना है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि दो तरह की कंपनीज के ऊपर ही फोकस होना चाहिए। फर्स्ट, कंपनी जिनके स्टॉक्स नीचे हैं, नंबर्स अच्छे आए हैं तो रिवर्सल हुआ है। सेकंड, वो कंपनी जिनके स्टॉक्स ऊपर चलते जा रहे हैं, अच्छे मोमेंटम के साथ में है, और पिछले क्वार्टर के नंबर्स अच्छे आए हैं और इस क्वार्टर के नंबर्स भी अच्छे आए हैं। उन कंपनीज में अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। बाकी ब्रॉडरली ज़्यादा कुछ खास है नहीं मार्केट में, ये चीज़ अपन देख चुके हैं। एक और कंपनी देखते हैं, इसका नाम है क्यूपिड। यहाँ पे आज भी स्टॉक ने तकरीबन 4% की तेजी दिखाई। अगर मैं इसमें वैल्यूएशन देखूं तो 194 का पी है। यहाँ पे वही सीन है एमटार वाला कि Q4 में अच्छे रिजल्ट आने के लिए मैनेजमेंट ने गारंटी ली है, और वैसे अच्छे रिजल्ट आने की खुशी में या एक्सपेक्टेशन में स्टॉक को चलाया जा रहा है।
रिस्क कितना है? रिस्क वही है कि अगर क्वार्टर 4 अच्छा नहीं आता है तो स्टॉक क्रैश होगा, अगर अच्छा आता है तो मेंटेन करेगा, यहाँ से और अच्छी तेजी बन सकती है। तो ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। और इस रिस्क को कम करने के लिए इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ट्रेडर क्या करते हैं कि क्वार्टर 4 आने से पहले ही अपनी पोजीशन को या तो हल्की कर लेते हैं या एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि स्टॉक ने पिछले 1 साल में कैसे रिटर्न्स दिए हैं। पैसा 7 गुना से भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स का हुआ है, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आए हैं। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट आप देख सकते हैं, नेट इनकम 200% के साथ में बढ़ी है, रेवेन्यू 100% के साथ में बढ़ा है, मार्जिन 50% के साथ में बढ़ चुके हैं। और यहाँ पे पैट की बात करें तो पैट इसका इंक्रीज कर रहा है, ये क्यू बेसिस की बात है। हर क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 50% डबल डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। वाइनवा बेसिस की डिटेल आपके सामने है, वो भी अच्छी है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो सेम सिचुएशन थी, स्टॉक में अच्छी तेजी, और स्टॉक जब गिरा था तो यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम का सपोर्ट, यानी यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने एक्यूमुलेट किया था, और फिर ये यहाँ से आउट हुआ तो इसको एक ब्रेकआउट के रूप में कंसीडर किया जा सकता था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छी ग्रोथ बनी है। अभी भी अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं ना तो यहाँ से पोटेंशियल है, और सब कुछ डिपेंड करता है रिजल्ट के ऊपर, और दोनों कंपनीज के रिजल्ट के डेट अभी नहीं है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आते जब तक मोमेंटम अच्छा रह सकता है इनमें। ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पे चलेंगे, डेफिनेटली कुछ बड़ी तेजी बनी तो प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, स्टॉक गिरेगी भी, लेकिन जो मोमेंटम है वो रिजल्ट के बेसिस पे है, और वो चीज़ आपको देखनी है इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद में या इसके दौरान, तब जाके अच्छे रिटर्न्स आपके आ सकते हैं, क्योंकि ब्रॉडर पोर्टफोलियो तो पूरी तरह से डिपेंड कर चुका है ट्रंप और ट्रंप की कमेंट के ऊपर। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप जरूर से देख लेना, जो 3 वीडियोस मैंने दिए इनमें भी स्टॉक्स हैं, काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिलेगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।